आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ 10th एनसीईआरटी द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो सबसे पहले इंडो चाइना क्या है, क्या ये इंडिया है या चाइना का कुछ पार्ट है या फिर इंडिया या चाइना का दोनों का मिलकर कुछ पार्ट है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे चाइना है, इसका बीच का जो पार्ट है यहाँ का, तो इसे इंडो चाइना कहा जाता था। तो एक्चुअल में जो है इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों कंट्री को कहा जाता है। ठीक है, इंडो चाइना यानी वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइमलाइन में क्या चल रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा हम पहले टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर 1858 के पहले जो है वियतनाम में मोनार्ची थी, राजा का राज था। वियतनाम जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये ऐसा है कुछ जो है वियतनाम, ऐसा समझ लीजिए आप। तो 3 स्टेट में बटा था वियतनाम, वहाँ पे तीनों भी जो है अलग अलग राजा का राज था वियतनाम में। तो पहले वाला जो पार्ट है उसका नाम है टॉनकिन, TON कैन, टॉनकिन। इसको नॉर्थन पार्ट भी कहेंगे। सेंट्रल पार्ट में आ जाएगा अनम, ANAM अनम। और यहाँ पे है कोचिन चाइना, कोचिन चाइना। ठीक है, चाइना। तो ये जो है 3 पार्ट में उस टाइम पे वियतनाम डिवाइड था। और उस टाइम पे जो है चाइना के कल्चर पे और वियतनाम के कल्चर पे और गवर्नेंस पे चाइना का बहुत प्रभाव था। वहाँ का कल्चर जो था तो उस पर इन्फ्लुएंस चाइना का बहुत था। और जो गवर्नेंस प्रैक्टिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो चाइना के हिसाब से वहाँ पे जैसे चाइना में चलता था वैसे चलता था। उस टाइम पे जो फ्रेंच थे वो ट्रेडर्स करके वियतनाम में आया जाया करते थे। उन्होंने फिर बाद में देखा कि यहाँ पे जो है मिशनरी को भेजा जा सकता है और लोगों को जो सिविलाइज वगैरह किया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी मिशनरी भेजी और इस मिशनरी ने जो है क्रिश्चियनिटी को है वहाँ पे बहुत फैलाया और कई लोगों को क्रिश्चियन जो है बना दिया। जब राजा को पता चला तो राजा ने इन मिशनरियों को इन प्रिजन किया, उनको कैद में डाल दिया। तो ये जब फ्रेंच की सरकार को पता चला, फ्रांस को पता चला, तो उसने वहाँ पे जो है अटैक कर दिया, अपने सेना के साथ में वियतनाम के ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद में जो है वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो सबसे पहले जो है ये जैसा हमने देखा था तो 3 पार्ट में डिवाइड था। तो सबसे पहले फ्रांस ने जो है साउथ पार्ट को अपनी कॉलोनी बनाया और 1887 आते आते उसने पूरे वियतनाम के ऊपर जो है फ्रांस ने अपना कब्जा जमा लिया। फ्रेंच इन 1867 कंक्लूडेड हाँ, तो 1864 आते आते जो है 1858 में अटैक किया था और 1864 आते आते कोचिन चाइना को जो साउथ पार्ट था तो उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस ने वहाँ पे अपना तो जो है कैप्चर करके पावर वहाँ पे जमा लिया। फिर 1887 आते आते उसने जो है पूरे वियतनाम को कैप्चर कर लिया। 1887 टू 1914। तो इस जो है टाइमलाइन में क्या हुआ, उस टाइम पे जो है वियतनाम में फ्रेंच का डोमिनेशन हुआ। फ्रेंच ने पूरा जो है वियतनाम को डोमिनेट कर लिया। फ्रांस ने जो है कोई भी अगर कंट्री दूसरे कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है तो वहाँ से जो है प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो ऐसी कुछ इच्छा फ्रांस की भी थी। तो फ्रांस ने वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की। मेकोंग नदी के पास में जो है एक कैनल्स और दूसरे इरिगेशन फैसिलिटी, जिससे जो है राइस और रबर का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर बढ़ गया। और एक जो काल में आने के बाद में वियतनाम 3rd नंबर पे आ गया राइस के एक्सपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी कुछ बढ़ा दी, जो ये राइस वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर पाया। और मॉडर्न एजुकेशन भी लाया, क्योंकि इन्हें जो है कॉलोनीज वालों को वहाँ के जो चीप लेबर चाहिए, सस्ते लेबर चाहिए, जिनको जो है उनका काम कर सके, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन भी लाया। 1940 टू 1945 इस टाइमलाइन में क्या हुआ, 1940 में जापान ने जो है तो अटैक कर दिया। जापान ने वियतनाम के ऊपर अटैक कर दिया और फ्रेंच को हरा के वियतनाम पे अपना जो है कैप्चर कर लिया। और उस टाइम पे जो जापान है एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था एशिया का।
और उसके पहले वियतनाम को कैप्चर करने के पहले जापान ने रशिया को भी हराया था रूसो जापान वार में। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज जापान जो है उस टाइम पे बहुत पावरफुल था। फिर बाद में जो वियतनाम के लोगों ने फाइट बैक किया और 1945 में वियतनाम के लोगों ने जापान से को हरा के अपना इंडिपेंडेंस ले लिया। 1945 से 1964 के टाइम में थे वो। 1945 में जापान को हरा दिया वियतनाम के लोगों ने और इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया। लेकिन उनको एक्चुअल इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक लाने के लिए 3 डिकेड लगे। कैसे लगे हम देखेंगे। तो 1945 में जापान जाने के बाद वहाँ पे मोनार्ची फिर से राजा का जो है राज रिस्टैब्लिश हो गया। राजा का राज बनने के बाद में फिर से वहाँ पे जो है फ्रेंच का इंटरफेरेंस शुरू हो गया। फ्रांस जो है पपेट राजा के थ्रू अपना इंटरफेरेंस वहाँ पे करते थे। तो अब जो है वियतनाम के लोगों में और फिर से फ्रांस में युद्ध हो गया है। तो 1954 में उनका जो है युद्ध के ऊपर संधि होती है, युद्ध का कुछ परिणाम निकलता है, पीस ट्रीटी होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है वियतनाम 2 भाग में स्प्लिट होगा। एक भाग रहेगा नॉर्थ का, एक भाग रहेगा साउथ का। इसके बारे में जो है हम पूरा डिटेल में चैप्टर में देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है टाइम लाइन समझने के लिए। इन 1964 टू 1964 में जो है उस टाइम पे जैसे नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट में वियतनाम बढ़ गया था। नॉर्थ में जो है कम्युनिस्ट का शासन था। कम्युनिस्ट जो जिनकी सोच है कि मेंटालिटी है कि जो पूरी प्रॉपर्टी स्टेट की वो सभी लोगों की है और सभी लोगों को गवर्नमेंट पेमेंट देगा। तो जो है इक्वल पेमेंट देगा, सब इक्वल है। जैसा भी रशिया में है कम्युनिस्ट, जैसे चाइना में है तो कम्युनिस्ट, तो वैसे जो नॉर्थ में कम्युनिस्ट की जो सरकार थी और साउथ में जो है तो वहाँ पे राजा की सत्ता थी। नॉर्थ जो है साउथ को भी कैप्चर करने के इसमें था, क्योंकि साउथ के लोग भी जो है राजा से परेशान हो गए थे। वहाँ के राजा के बाद में दूसरे जो शख्स ने पावर कैप्चर किया उससे भी परेशान हो गए थे। एकदम डिक्टेटरशिप चल रही थी साउथ में, तो इसलिए वो चाहते थे कि नॉर्थ की मदद से वहाँ पे कम्युनिस्ट रेजिम आ जाए। लेकिन उस टाइम पे कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। तो इन दोनों की जो है आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। अमेरिका था कैपिटलिस्ट, रशिया था कम्युनिस्ट। तो अगर कम्युनिस्ट रेजिम वियतनाम में आ जाएंगी तो डोमिनो इफेक्ट होगा। डोमिनो इफेक्ट यानी अगर एक देश में अगर कुछ आता है तो उसके आसपास देश भी वो अपनाएंगे। यानी जो कम्युनिस्ट रेजिम है तो वो भी आ जाएंगे आजू बाजू में। तो इससे जो है यूएस डर गया था। यूएस ने फिर इसका विरोध करते हुए वियतनाम के ऊपर अटैक किया 1964 में और ये युद्ध चला 9 साल। 1970 इसका परिणाम कुछ नहीं आ रहा था। इसका जो है टीवी पे प्रदर्शन कर रहा था, कुछ अमेरिकन ने भी इसका क्रिटिसाइज किया है। और इसमें देखने वाली बात क्या है, वियतनाम छोटी सी कंट्री होने के बाद में और यूएस जो है बड़ा सुपर पावर होने के बाद में वियतनाम ने बहुत डट के जो है उनका सामना किया। और इसमें जो है औरतें भी पीछे नहीं रही और औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इस युद्ध में हिस्सा लिया। बाद में आखिर में फाइनल में 1974 में जो है पीस ट्रीटी साइन हुई अमेरिका और वियतनाम के बीच में। और 1975 में जो है वियतनाम रिपब्लिक फॉर्म में बन गया। वियतनाम गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस। तो फॉर्मल इसको 1974 में वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिल गया था इंडिया के पहले, लेकिन उसे जो है रिपब्लिक आते आते 3 डिकेड लगे। अभी हमने टाइम लाइन में देखा। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडो चाइना कैसे डेवलप हुआ। तो ये जो कॉलोनिज्म आने की वजह से डेवलप हुआ, इसको जो है फ्रांस से अपनी कॉलोनी बनाने के बाद में वहाँ पे जो है नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ये नेशनलिज्म डेवलप हुआ वहाँ के लोगों के स्ट्रगल की वजह से। अगर हम इंडिया और जो है वियतनाम को कंपेयर करते हैं तो कुछ सिमिलर जो है इन नेशनलिज्म डेवलप होने में और जो कॉलोनी को जो फेस किया है इंडिया ने और वियतनाम में, तो कुछ आपको सिमिलरिटीज़ भी दिखेंगे और कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे। ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया और ये है लाओस। ठीक, ये 3 देश है अलग अलग। और उस टाइम पे जैसा 3 इसमें डिवाइड होता था, नॉर्थ, सेंटर एंड साउथ। तो वियतनाम ऐसा कुछ डिवाइड होता था। इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना, जैसे हमने पहले देखा कि वहाँ पे वियतनाम में चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, कल्चरली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी, जो गवर्नेंस में भी। In early history shows many different group of people live in the area
अंडर द शेडो ऑफ पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना। तो बहुत सारे जो है डिफरेंट ग्रुप के लोग रहा करते थे। इवन व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री वाज एस्टैब्लिश इन व्हाट इज नाउ नॉर्थ एंड सेंट्रल वियतनाम, जो अभी इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी नॉर्थ और सेंट्रल वियतनाम, तो वहाँ पे भी जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है बना हुआ था, साउथ में नहीं था। वियतनाम वॉज ऑल्सो लिंक टू वॉट हैज़ बीन कॉल्ड मेरीटाइम सिल्क रूट। पहले जो है एक सिल्क रूट हुआ करता था जो चाइना से कनेक्ट होकर बहुत सारे देशों से निकलते हुए यूरोप में कनेक्ट होता था। तो इंडिया भी जो है एक उसका पार्ट था, इंडिया से भी जो है सिल्क रूट जाता था। तो दो टाइप के सिल्क रूट हुआ करते थे, एक जो लैंड से जाता था और फिर बीच में जो है सी का कनेक्शन भी आता था मेरी टाइम। तो वियतनाम जो था मेरी टाइम सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, जो वहाँ पे ये रूट वहाँ पे लोगों को लाया करता था, सामान लाया करता था, नए आइडियाज़ भी आते थे दूसरे देश से दूसरे एरिया से। अदर नेटवर्क ऑफ द ट्रेड कनेक्टेड टू द हिंडरलैंड वेयर नॉन वियतनामीज पीपल, और जो दूसरे लोग कनेक्ट करते थे वियतनाम को थे नॉन वियतनामीज पीपल सच एज खेम्बर कंबोडियंस लाइफ। तो जो खेम्बर कंबोडियंस है तो वो लोग जो कनेक्ट करते थे। द कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। द कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय द फ्रेंच बॉट द पीपल ऑफ कंट्री टू कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉलोनाइजर इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ। तो हर तरीके से जो है वियतनाम के लोगों ने उसका विरोध किया, कॉलोनाइजेशन का विरोध किया फ्रांस का। द मोस्ट विजिबल फॉर्म, जो सबसे विजिबल फॉर्म है तो इकोनॉमिकल है, मिलिट्री फॉर्म है, जहाँ पे डोमिनेशन फ्रेंच के बना के रखा था। फ्रेंच ऑल्सो बुल्ड अ सिस्टम दैट ट्राई टू रीशेप द कल्चर ऑफ वियतनामीज। तो वियतनामीज को कल्चर को भी चेंज करने की कोशिश फ्रांस ने की थी। नेशनलिज्म इन वियतनाम इमर्ज थ्रू द एफर्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड ऑल देयर रिप्रेजेंटेड। जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ तो ये एफर्ट्स है लोगों के, जो जितने भी सेक्टर थे जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे तो इन सब के एफर्ट्स थे फ्रेंच के अगेंस्ट में लड़ते हुए। यहाँ पे जो है फ्रांस के आर्मी को लीड कर रहे थे फ्रांसिस गार्नियर, बालों को लगाते हुए वाला गार्नियर नहीं है, ठीक है, फ्रांसिस गार्नियर। तो ये जो है वहाँ के राजा, वियतनाम के राजा गुयेन डायनेस्टी के ऊपर हमला करने गए थे, लेकिन वहाँ के पैलेस के जो भी सैनिक थे उन्होंने इनको मार दिया। फ्रेंच ट्रूप लैंडेड इन द वियतनाम इन 1858। बाय द मिड ऑफ 1880s दे हैड एस्टैब्लिश्ड अ फर्म ग्रिप ऑन द नॉर्थर्न रीजन। आफ्टर द फ्रांस को चाइनीज वार द फ्रेंच अज्यूम कंट्रोल ऑफ टोंकिन एंड अनम, ठीक है। तो सबसे पहले 1858 में फ्रेंच वियतनाम में आया, फ्रेंच ट्रूप वियतनाम में आया। उसके बाद में जो है उन्होंने 1880 से आते आते पूरे वियतनाम के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, नॉर्थर्न रीजन के ऊपर भी। और आफ्टर फ्रांस को चाइनीज़ वार जो है नॉर्थर्न पार्ट था टोंकिन और सेंट्रल पार्ट था अनम, तो वहाँ पे भी इनका कैप्चर हो गया। फ्रेंच इंडो चाइना वॉज फॉर्म, और उसके बाद में जो है फ्रांस का इंडो चाइना इन्होंने रीजन को नाम दिया, ये बन गया। In the following decade, the French sought to consolidate their position, and the people in Vietnam began reflecting on the nature of the loss the Vietnam was suffering. Nationalist resistance developed out of this reflection. तो आगे के कुछ सालों में जो है फ्रांस ने अपनी पकड़ बनाने की शुरुआत की, जितना एरिया उसने वियतनाम का कैप्चर किया था। तो इसके बाद में लोगों को भी वहाँ पे समझ में आया कि जो है ये कॉलोनाइजेशन का शिकार होकर उनके ऊपर जो इफेक्ट्स हो रहे थे, वहाँ पे जो है नेशनलिज्म बनने की शुरुआत हुई और यहाँ पे ये रेजिस्ट करने लगे गवर्नमेंट को, फ्रांस को। द फेमस ब्लाइंड पोएट गुयेन डिन च्यू, तो यहाँ पे जो फेमस ब्लाइंड पोएट है तो इन्होंने कुछ शब्द अपने कहे इनकी पोएम के जरिए, देखते हैं यहाँ पे। आई वुड रैदर फेस इटर्नल डार्कनेस दैन सीइंग द फेस ऑफ ट्रेटर। मैं पूरा अंधेरा देखना पसंद करूँगा लेकिन एक जो है बागी का एक गद्दार का चेहरा नहीं देखूंगा। आई वुड रैदर सी नो मैन दैन एनकाउंटरिंग वन मैन सफरिंग। मैं कोई इंसान को देखना पसंद नहीं करूँगा रैदर दैन सीइंग वन मैन सफरिंग, कोई आदमी को सफ़र करते हुए। आई वुड रैदर सी नथिंग दैन विटनेसिंग द डिसमेंबरिंग द कंट्रीज इन डिक्लाइन। वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। तो कॉलोनी नेसेसरी जो है फ्रेंच को क्यों लगा? जैसे सभी कॉलोनी बनाते थे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और अदर असेंशियल गुड पाने के लिए। वेस्टर्न नेशन फ्रांस ऑल्सो थॉट, जो फ्रांस जो है ये भी चाहता था कि जो एडवांस करे वो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज एडवांस है तो जो इसका बेनिफिट दूसरे भी बैकवर्ड पीपल को मिलना चाहिए। इसलिए
द फ्रेंच बिगेन बाय बिल्डिंग कैनल्स इरीगेशन, तो जैसा उन्होंने इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी बनाई मेकोंग डेल्टा की तरफ, उसके वजह से जो है राइस कल्टीवेशन बढ़ गया, जो लैंड था वो भी बढ़ गया और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो वियतनाम जो है उसका 2/3 राइस प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट करता था। एंड बाय 1931 बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। 1931 आते आते जो है वियतनाम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बन गया। दिस वॉज फॉलोड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू हेल्प ट्रांसपोर्ट गुड फॉर ट्रेड, मूव मिलिट्री गैरिसन एंड कंट्रोल द एंटायर रीजन। तो कुछ ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने डेवलपमेंट किया, सामान के आने जाने के लिए, ट्रेड की फैसिलिटी के लिए, मिलिट्री को जो है आने जाने के लिए और पूरे एरिया पे कंट्रोल करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क हैड दैट वुड लिंक द नॉर्थन एंड द सदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम एंड चाइना वॉज बिगन। तो जो है ट्रांस इंडो चाइना रेल का काम भी शुरू हो गया, नेटवर्क शुरू हो गया। दिस फाइनल लिंक वॉज यूनान इन चाइना वॉज कम्प्लीटेड इन 1910। 1910 में इसकी फाइनल लिंक भी कंप्लीट हो गई और जो सेकंड लिंक शुरू हुई थी तो बनी थी वियतनाम टू सियाम। सियाम यानी सायाम, या इसको सियाम भी प्रोनाउंस करते हैं। तो थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। वाई द कंबोडिया कैपिटल, तो जो ये रास्ता जा रहा था वियतनाम से थाईलैंड, तो ये कंबोडिया की कैपिटल से होते हुए जा रहा था। हमारे 1920 टू इंश्योर हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर द बिजनेसेस, तो बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेस के लिए 1920 में ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए फ्रेंच की जो बिजनेसमैन जो है फ्रेंच की गवर्नमेंट ने उनके फ्रांस को परस्यू की कि आप वियतनाम में और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डेवलपमेंट कीजिए। शुड कॉलोनीज भी डेवलप, क्या कॉलोनी को डेवलप करना चाहिए? एवरीवन एग्री विद द कॉलोनी हैड टू बी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री, बट द क्वेश्चन वाज हाउ। सम लाइक पॉल बर्नैंड, तो यहाँ पे जो है कॉलोनी का डेवलपमेंट होना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन है। और सब चाहते हैं कि कॉलोनी से मदर कंट्री को, जिसने उसको कॉलोनी बनाया कॉलोनाइजर को, तो वो कॉलोनाइजर के कंट्री को है बेनिफिट मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जो थिंकर है पॉल बर्नार्ड इनका नाम है, तो ये एक इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, पॉलिसी मेकर थे। इनका स्ट्रांग बिलीफ था कि कॉलोनी में जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के कॉलोनी के लोगों का बढ़ेगा और लोगों के पास पैसा आएगा, फिर लोगों के पास में परचेसिंग पावर रहेगी और वो जो है सामान खरीद सकते जो मदरलैंड उनका भेज रहा है, मदर कंट्री भेज रहा है, यानी कॉलोनाइजर जो कंट्री बेच रहा है। मार्केट वुड बी कंसिक्वेंटली एक्सपांडेड लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट फॉर फ्रेंच बिजनेसमैन, तो फ्रेंच बिजनेसमैन का ऐसा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस थे, क्या चैलेंजेस थे? हाई पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन जो है वियतनाम में ज़्यादा थी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम थी। इंटेंसिव इनडेप्टनेस अमंग द पीजेंट, तो पीजेंट जो उस टाइम के फार्मर थे तो वो बहुत ज़्यादा कर्जे में थे। टू रिड्यूस दिस रूरल पॉवर्टी एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट वॉज नेसेसरी टू कैरी आउट द लैंड रिफॉर्म एज द जैपनीज हैड डन इन 1890s। तो ये चेंज लाने के लिए इन्हें कुछ अगर चेंज लाना है, रूरल जो है पॉवर्टी को हटाना है, तो इन्हें चेंज लाना पड़ेगा, जैसे जापान ने लाए थे 1890s में लैंड रिफॉर्म लाए थे। हाउएवर दिस कुड नॉट बी इंश्योर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इससे जो है सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन सकता। एज द एक्सपीरियंस ऑफ जापान शो इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी एसेंशियल टू क्रिएट द मोर जॉब, तो जैसे जापान में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है जॉब और बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। द कॉलोनियल इकोनॉमी इन द वियतनाम वॉज हाउएवर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द राइस कल्टिवेशन एंड रबर प्लांटेशन ओन बाय द फ्रेंच एंड स्मॉल वियतनामीज इलाइटीज। तो वियतनाम की जो है कॉलोनियल इकोनॉमी डिपेंड काय के ऊपर थी? प्राइमरीली डिपेंड थी राइस कल्टीवेशन के ऊपर और रबर कल्टीवेशन के ऊपर, जिसके मालिक थे कुछ फ्रेंच लोग और कुछ जो है वियतनाम के इलाइट लोग थे। रेल एंड द पोर्ट फैसिलिटी वेयर सेटअप टू सर्विस दिस सेक्टर, तो रेल और पोर्ट की फैसिलिटी जो है इस सेक्टर को हेल्प करने के लिए बनाई गई। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वॉज वाइडली यूज इन द रबर प्लांटेशन, तो इंडेंचर यानी क्या है यहाँ पे देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ लेबर वाइडली यूज इन द प्लांटेशन फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, तो एक फॉर्म का लेबर है। लेबर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी राइट ऑफ द लेबर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लेबर का कोई भी राइट नहीं है, बट ये इमेंस पावर टू एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉयर को बहुत पावर देता है। एम्प्लॉयर कुड ब्रिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द लेबरर एंड पनिश एंड जेल हिम
फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर लेबर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता है तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है लेबर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है। द फ्रेंच कॉन्ट्रेक्ट टू व्हाट बर्नार्ड वुड हैव लाइक डिड लिटिल टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी। तो बर्नार्ड ने जैसे कहा, तो वैसे तो इन्होंने उनके फ्रांस ने नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उतना जो है भार नहीं दिया। इन द रूरल एरिया लैंडलॉर्डिज्म स्प्रेड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन। रूरल एरिया में लैंडलॉर्ड बढ़ते गए और लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वहाँ पे गिरते गया। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो है ये चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।